नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में ये एक शिष्टाचार भेंट थी। पीएम से मुलाकात के बाद में योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं। जेपी नड्डा और योगी के बीच मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात को दोनों ही नेताओं ने शिष्टाचार भेंट बताते हुए ट्वीट भी किया है। पीएम मोदी ने मुलाकात से पहले दिल्ली में सीएम योगी खासे एक्टिव भी नजर आए हैं। उन्होंने पार्टी में हाल ही में शामिल हुए जितिन प्रसाद के अलावा कई अन्य नेताओं से मुलाकात करी है और इसे भी शिष्टाचार भेंट ही कहा गया। आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने लखनऊ का दौरा किया था। इस दौरान अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा भी उनकी ओर से की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें यूपी से हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्र सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र सेन, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी यहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 2 दिवसीय दौरे पर यूपी सीएम आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करी है। हालांकि इस तमाम मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। चंद्र सेन, प्रीति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे पावर सेंटर से मुलाकात करी है जो पूरे देश में अहम रोल निभाते हैं। कल उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात थी और वहां से निकलने के बाद जो आत्मविश्वास उनके चेहरे पे देखा गया उससे साफ साफ झलक रहा था कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है। और गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर भरोसा और विश्वास जताया है कि जैसा चाहते हैं वो विश्वास में लेके ही सारी चीजें करी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कोई भी बदलाव होगा सरकार या संगठन में, उसमें मुख्यमंत्री की इच्छा जानी जाएगी और उनके अनुसार इनको विश्वास में लेने के बाद ही कुछ काम किया जाएगा। उसके बाद आज की सुबह की शुरुआत उन्होंने 10:45 पर की और वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले। लगभग 1 घंटे से ऊपर की मुलाकात हुई और बाहर निकल करके सीएम योगी ने कहा कि वो मार्गदर्शन मिला है, उनका सौभाग्य है उनका कि उनको मार्गदर्शन मिला है प्रधानमंत्री का। और जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें काफी ज्यादा आत्मविश्वास दिख रहा है। तो इसका मतलब जो अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलने के बाद जिस तरीके की ट्वीट कर रहे हैं, जो विश्वास आत्मविश्वास नजर आ रहा है, तो साफ साफ है कि जो भी उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा उसमें मुख्यमंत्री की इच्छा की अहमियत दी जाएगी और उनकी इच्छा के अनुसार ही कोई बदलाव होगा, चाहे वो संगठन में हो या सरकार में। जी प्रीति, बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम बड़े नेताओं से यहां पर उनकी ओर से मुलाकात की गई है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी यहां पर धीरे धीरे बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले जब बीएल संतोष और राधा मोहन जब यूपी दौरे पर थे तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के आला नेता जो है वो कहीं ना कहीं सीएम योगी की कुछ बातों से नाराज चल रहे हैं। 200 के आसपास यहाँ पर विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम बातों पर यहाँ विराम लगा दिया गया है और अब उनकी मुलाकात जो है वो ये बताती है कि वाकई यूपी में और बीजेपी में सब कुछ अब सही चलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके का रिस्पांस या जिस तरीके का मुख्यमंत्री वहां मिलते हैं उसके बाद में वो लोगों से बात करते हैं या ट्वीट करते हैं, उससे साफ साफ झलक ये बात स्पष्ट रूप से जानी जा सकती है कि जो भी परिवर्तन होंगे उसमें मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है। देखिए, कुछ समय से ये लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी जितिन प्रसाद ने ज्वाइन किया है तो उनको भी एक बड़ा पद मिलेगा और ये भी कहा जाता था कि जो शर्मा जी हैं उनको भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना गया और उनकी बात होती थी। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं तो साफ साफ से संदेश है कि कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जितिन प्रसाद को एक कैबिनेट में एक जगह जरूर मिलेगी और मंत्रिमंडल का जो भी विस्तार होगा उसमें मुख्यमंत्री की सहमति जरूर ली जाएगी। प्रीति, चलिए चंद्र सेन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्र सेन हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जहां पर तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है, तो उसी के मद्देनजर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करी।
संभल में बेखौफ बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से संभल पुलिस पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। ताजा मामला संभल में महिला की बेरहमी से गला रेतकर हत्या किए जाने का सामने आया है। खेत पर काम कर रही महिला का खून से लथपथ शव मक्का के खेत में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी ने पुलिस को जल्द ही खुलासे के निर्देश दिए। यहाँ पर आज शाम को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव मक्के के खेत में है, जहाँ पर उसकी गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर सारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है तथा परिजनों से बातचीत करके एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था ठीक है। संभल में बीजेपी विधायक अजीत यादव एक बार फिर से भड़के हैं। दरअसल विधायक का यह आरोप था कि 4 दिन पहले ग्रामीण घायल हुआ था, जिसका मेडिकल हो गया, लेकिन जिला अस्पताल में ना तो प्लास्टर हुआ और ना गोली दवा यहां पर दी गई है और ना ही एक्सरे किया गया। विधायक ने कागजों में मजबूत जिले के हेल्थ महकमे को बेहतर लचर बताते हुए यहां पर बताया है कि किस तरीके से मेडिकल स्टोर के पर्चे उगाही मुख्यालय पर एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी नहीं है। वहीं पर सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार सक्सेना ने यह भी कहा है कि उनके महकमे के लोग उनकी बिल्कुल नहीं सुनते। विधायक ने आरोप लगाया है कि जिले में अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से लोगों को वहां पर काफी परेशानी हो रही है। मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन अभी जैसा इन्होंने बताया तो मैंने वहाँ जिला अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर सुशील कुमार, उनसे वार्ता करी है कि इनका एक्सरे के बाद में वहाँ इनको उपचार क्यों नहीं दिया गया। अभी मैं थोड़ी देर में इनको लेकर के जिला अस्पताल में जाऊँगा और वहाँ इनका उपचार करा के जो भी प्लास्टर वगैरह इनको लगेगा वो करवा के फिर अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। और इनको पूरा जो है कहते हैं उपचार दिला करके इनको लाभान्वित कराया जाएगा। ये देशराज सिंह है, उदरनपुर के हैं, हमारे गुन्नौर क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैं यहाँ सीएमओ साहब से मिलने के लिए आया हूँ, उनके ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो हमारा ये कहना है कि जब ये हॉस्पिटल में गए अपना एक्सरा कराने के लिए तो वहाँ पर इनका एक्सरा किया गया, लेकिन एक्सरा करने के बाद ना तो इनका प्लास्टर किया गया और ना ही इनको कोई दवाई दी गई। 2 दिन से ये 2 दिन ये हो गए, 1-2 दिन पहले से ये हाथ लटकाए हुए घूम रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं। ये किस सीएचसी का मामला है? ये जो है जिला हॉस्पिटल का मामला है। ये झगड़ा हुआ साहब गाँव में जी, झगड़ा हुआ, वैसे आदमी दमंग आदमी ने मैं पीट लिया जी। और जब पीटने के बाद में साहब जब मेरी ना तो किसी ने वो ना करी, फिर मैं साहब विधायक जी के दौरा पहुंचा जी। जब ये मेरा काम हो रहा है ना तो मैं संभल भी पहुंच गया, एक्सरा भी करवाया और जो भी काम करा वो सब कर दिया। बोले ना तुम्हें दवाई अभी नहीं मिलेगी, डॉक्टर साहब नहीं है। 3 बजे तक पड़े रहे वहाँ पे। कहाँ के अस्पताल में कहाँ पे बताया गया आपको दवा नहीं मिलेगी? संभल ही कह रहे साहब, अनपढ़ आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में संभल से हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सनी, जानना चाहेंगे विधायक की ओर से जो ये बयान दिया गया है, जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर है, उससे विधायक काफी नाराज चल रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैं प्रिंसी आपको बता दूं कि ये पूरा मामला गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां बीजेपी के विधायक अजीत यादव उर्फ राजू जो है एक घायल देशराज नाम के व्यक्ति को लेकर के सीएमओ कार्यालय भैजोई पहुंचे थे। सीएमओ से उन्होंने शिकायत की थी कि ये बुजुर्ग कई दिन से घायल है, क्या ना एक्सरा हुआ है, ना इसका प्लास्टर हुआ है, ना से कोई दवाई दी गई है। विधायक अजीत राजू ने यहाँ पहुंचने के बाद अपनी नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही आपको बता दूं विधायक अजीत राजू ने जनपद संभल के अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ा कि अधिकारी जनपद संभल के अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। तो वहीं सीएमओ अजय कुमार सक्सेना ने भी अपने ही महकमे पर सवाल खड़े कर दिए कि मैं सीएमओ हूँ, लेकिन मेरे महकमे के मेरे ही लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे में जब यूपी चुनाव में 6 महीने रह गए हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाया है, तो वहीं विधायक अजीत राजू के इस आरोपों के बाद योगी सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है कि जनपद संभल के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल से खराब सी हो गई हैं। किसी तरीके की कोई यहाँ पे व्यवस्था सनी, अब यहाँ पर इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधायक जो है
उसके साथ अगर इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, उसकी बातें नहीं सुनी जा रही, उसके साथ जो व्यक्ति आया हुआ है उसे यहाँ पर सही तरीके से उपचार नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ पर इस बात को लेकर आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई आम इंसान अगर वहां पर जाएगा तो उसकी तो बिल्कुल भी सुनवाई वहां पर नहीं की जाएगी। जी प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल। जो भाजपा विधायक अजीत यादव जो है घायल को लेकर के सीएमओ कार्यालय पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि घायल को जो है कहीं भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला है, तो बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि जनपद संभल के अंदर अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो विधायक हो या कोई बड़ा अधिकारी हो। यहाँ के अधिकारी जो है और महकमे जो है अपनी मनमानी में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं योगी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विधायक के बाद ही सही अब इस महकमे में चीजें सुधरती हुई नजर आएगी, अब अधिकारी जो है इस ओर ध्यान देते हुए नजर आएंगे। सनी जी प्रीति, ये तो देखने वाला समय बताएगा कि विधायक अजीत यादव के मोर्चा खोलने के बाद में अधिकारी सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं, या लखनऊ में बैठी योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरीके के आरोपों को संज्ञान में लेती है नहीं लेती है, और जनपद संभल के अधिकारी जो किसी की नहीं सुन रहे हैं, ना अपने बड़े अधिकारी की सुन रहे हैं, ना भाजपा विधायकों की सुन रहे हैं, ना मंत्रियों की सुन रहे हैं, तो कब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जनपद संभल की व्यवस्थाएं अपने ढर्रे पे आएंगी। चलिए सनी, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों को तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई की अनाज मंडी में जहां गेहूं की आवक ने तेजी पकड़ी है, तो वहीं पर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम की पोल भी यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल यहां पर हल्की बरसात में खुले आसमान के नीचे पड़ा गेहूं पूरा भीग गया। वहीं पर गेहूं भीगने के मामले में प्रशासन सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करके बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर मंडी में गेहूं के उठान में भी देरी हो रही है। एडीएम संजय सिंह का यह कहना है कि खरीद का एक एक दाना सुरक्षित गोदामों तक पहुंचेगा। कहीं कहीं जमीन नीचे होने के कारण आंशिक रूप से बोरियों तक पानी पहुंच गया है। कब लाए थे? आज 3 दिन हो गए, क्या चौथा दिन है आज। अभी तक तौला नहीं गया था क्या? अब है क्या बता रहे थे आपको? कल बात दाना नहीं और अब छुट्टी नहीं, बात दाना नहीं और शाहबाद मंडी में जहां पर गेहूं ऊंचाई पर रखा हुआ था उसके नीचे थोड़ा ढलान था और ढलान तक पानी पहुंचा था और गेहूं नुकसान नहीं हुआ है, सब गेहूं सुरक्षित है और सभी प्रभारियों से हम लोगों ने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं और एक एक दाना जो किसानों से क्रय किया गया है वो एफसीआई को सुरक्षित ढंग से पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हरदोई से हमारे संवाददाता तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार ये मामला जो निकलकर सामने आया है कि एक और यहाँ पर किसान जाते हैं अपने अनाज को वहां पर उम्मीद करते हैं कि सही सलामत रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर भाव लगा के बेचते हुए नजर आएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। बारिश में वहां पर भीग गया है अनाज, उसके बावजूद भी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि कुछ ही 1-2 बोरियां ऐसी है जो भीगी है, बाकी बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हरदोई कल प्रशासन लगातार हीला हवाली बरत रहा है, चाहे धान गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों की समस्याएं हो, किसान लगातार केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका गेहूं किसी न किसी बहाने से उनको वापस किया जा रहा है। अब गेहूं जो खरीदा गया है वो खुले में लगा हुआ है, उठान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बरसात हुई और बरसात में वो गेहूं भीग चुका है। अब प्रशासनिक अमला भीगे हुए गेहूं को लेकर के पूरी तरीके से हीला हवाली बरत रहा है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये जरूर कह रहा है कि गेहूं भीगा नहीं है, पानी पहुंच गया है और एक एक दाना जो है उसको सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रशासन लगातार जो बिल्कुल। और मनोज, सबसे बड़ी बात हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से अधिकारी की ओर से कहा गया है कि कुछ ढलान वाले एरियाज ऐसे हैं जहां पर पानी जो है वो जाकर जमा हो गया, तो क्या अधिकारियों को ये बात पहले नहीं पता थी कि बहुत सारी मंडी में ऐसे भी जगह है जहां पर ढलान है, जहां पर बोरियां रखी हुई है, वहां पर पानी पहुंच सकता है, तो पहले से उन्हें ख्याल रखना चाहिए था इस बात का? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें प्रशासन लगातार तैयारियां करता है और जब गेहूं खरीद केंद्र शुरू होते हैं उससे पहले ही बैठकें शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस बैठकों में जो निर्देश होते हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं, बैठकों तक ही सीमित रहते हैं और उसके बाद तस्वीरें साफ बता रही हैं किस प्रकार से बरसात हुई और गेहूं भीगा है। लेकिन प्रशासनिक अमला इन पर मिट्टी डाल रहा है कि कहीं उसकी खामी उजागर ना हो जाए, तो ऐसे में सिर्फ यही कह रहा है कि ढलान पर था तो उससे थोड़ा सा गेहूं भीग गया होगा, लेकिन जो है ठीक ठाक गेहूं गोदामों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये प्रशासन की बातें
चाहते हैं प्रशासन कुछ भी कहता रहे, प्रशासन के दावों से हकीकत बिल्कुल उलट है। जी, जो किसान वहां पर आपसे मिले थे, आपकी उनसे बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल, किसानों का भी लगातार कहना है कि वो परेशान है, उनका गेहूं केंद्रों पर पड़ा हुआ है, खुले में पड़ा है, तौल नहीं हो पा रही है, कहीं गेहूं उठान नहीं हो पा रहा है, कहीं बोरों की कमी बता करके जो केंद्र प्रभारी हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, जिनसे वो काफी परेशान हैं। तो कुल मिलाकर के शासन ने दावा किया था कि गेहूं खरीद केंद्र हो रही है और कायदे से हो रही है, लेकिन किसान लगातार परेशान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर खरीद हो रही है तो ये खरीद हो किससे रही है, क्योंकि किसान लगातार परेशान है। चलिए मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में बलरामपुर के एक बौद्ध मठ में बच्चों से हैवानियत करने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ है जब बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मठ का घेराव किया। मठ के भत्ते पर आरोप है कि उसने मठ में दीक्षा के नाम पर यहां बच्चों का शारीरिक शोषण किया जा रहा है। साथ ही अब बच्चों ने मना किया तो मामूली बात पर उनको कमरे में बंद करके बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी गई। मौके पर जब ग्रामीण पहुंचे तो कमरे में बंद छोटी बच्ची बेहोश मिली, दूसरी बच्ची बुरी तरह से चीख रही थी। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और बच्ची को पास के एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपी भंते को यहां गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। तो बता दें, बौद्ध मठ में बच्चों से हैवानियत करने का मामला निकलकर सामने आया है। मठ के भंते पर शारीरिक शोषण का आरोप यहां पर लगाया गया है। आपको यह भी बता दें कि ग्रामीणों ने बच्चों के चीखने की आवाज सुनी थी। उसके बाद में सैकड़ों ग्रामीण मठ में पहुंचे हैं। उसके बाद में उन्होंने वहां पर एक बच्ची को बेहोश देखा, दूसरी बच्ची जो थी वो वहां पर चीखती हुई नजर आ रही थी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल जो भंते हैं उसको यहां पर पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जो बच्ची वहां पर बेहोश मिली थी, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इटावा की कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। ये गांजा तस्कर ओडिशा गांजा लाकर इटावा सहित कई जिलों में सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 5 क्विंटल गांजा और एक कार बरामद करी है। बरामद गांजे की कीमत तकरीबन 54 लाख रुपए बताई जा रही है। उनका कहना था मथुरा में, मैनपुरी में, आसपास के जनपदों में हम लोग देते। उनके जो यहाँ पे सप्लायर हैं उनके बारे में जो उन्होंने बताया उसकी डिटेल अभी हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है। सर, कब से ये कारोबार में जुड़े हुए हैं? ये कारोबार में विगत 3-4 वर्षों से बता रहे थे जुड़े हुए हैं। पूरी डिटेल उनकी निकाली जा रही है। ना था। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर बीजेपी पर भड़के ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी झूठी पार्टी है, ओपी राजभर की ओर से बात कही गई है। राजभर ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी के हाथ मिलाने की संभावना पूरी तरीके से उन्होंने खारिज कर दी। बीजेपी बताए पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। सामाजिक न्याय रिपोर्ट का अब तक क्या हुआ है। साल 2022 में बीजेपी की विदाई तय मानो। पिछड़े नेताओं से मिल लेने से वोट नहीं मिलेंगे, ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी पर ओम प्रकाश राजभर काफी भड़क गए। उन्होंने कहा बीजेपी पूरी तरीके से झूठी पार्टी है। राजभर ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर यह हमला बोला है। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की जो बातें चल रही थी, जो सुगबुगाहट कयास लगाए जा रहे थे, उन पर पूर्णतः विराम उनकी ओर से लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है सामाजिक न्याय रिपोर्ट का और दलितों, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात जो कही गई थी बीजेपी की ओर से, उसका क्या हुआ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि ट्वीट करके बड़ा हमला बोला है, साफ साफ कह दिया कि तमाम वादे जो किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए, बीजेपी के साथ जो मिलने की बातें चल रही थी उसको भी उनकी ओर से खारिज कर दिया गया, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, आज योगी आदित्यनाथ जब जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री से मिले हैं और कल जब वो अमित शाह से मिले थे, उसके बाद से ये खबरें यहाँ पर बीजेपी के सूत्र बता रहे थे कि जो पुराने दल हैं जो बीजेपी को छोड़ करके चले गए हैं, उनसे एक बार फिर से बीजेपी अलायंस करना चाहती है। और उसमें से एक ओम प्रकाश राजभर का सुभाषपा नाम का दल था जो बीजेपी के साथ 2017 में मिलकर इलेक्शन लड़ा था। 11 सीटें भी उसको आई थी, लेकिन बाद में ओम प्रकाश राजभर को मिनिस्टर भी बीजेपी ने बनाया था, लेकिन बाद में दोनों में खटक गई और ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए और अलग बाकी का चुनाव उन्होंने, जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद में और बाकी जो पंचायत के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें ओम प्रकाश राजभर अलग लड़े थे। तो ये खबर के आने के बाद ही आज उन्होंने ट्वीट किया है ओम प्रकाश राजभर ने, ये कह दिया है कि बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी भी तमाम लगा है। आज भी वो भी लखनऊ में एक मीटिंग कर रहे हैं अपनी पार्टी की। तो जो ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी अपने पुराने दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दोबारा से जोड़कर इलेक्शन लड़ना चाहती है, उसको उन्होंने अपनी तरफ से खारिज कर दिया है और यहाँ तक ये दावा किया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाने वाली है। विवेक, इस बात को कैसे देख सकते हैं? जिस तरीके से आपने कहा कि पहले मंत्री पद भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों के बीच में खटास हो गई और फिर अलग हो गए थे। अब दोबारा यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मिलकर दोबारा ये चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उस बात का भी अब कह सकते हैं पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजभर आज भी अपने स्टैंड पर कायम है। उन्हें लगता है कि वाकई जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए थे वो आम जन के लिए पूरे नहीं किए गए। ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि दोबारा उन्होंने यहाँ पर साथ जाने से मना कर दिया। विवेक जी हाँ, इससे पहले कि बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव था, उन्होंने अपना स्टैंड यही ट्वीट के जरिए क्लियर कर दिया है और अपनी लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर बहुत आगे निकल गए हैं। वहां से उनको वापस बीजेपी की तरफ लाना मुश्किल नहीं है। वो ओम प्रकाश असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बात कर चुके हैं, कुछ और छोटे दलों से बात कर चुके हैं। इनकी बात यादव, अखिलेश यादव और प्रकाश राजभर और ओवैसी की पार्टी मिलकर कोई अलायंस बनाना चाहते हैं। आरएलडी से अलग इनकी बात चल रही है। तो इन्होंने छोटे छोटे दलों का एक समूह बना लिया है जो विधानसभा चुनाव में मिल करके चुनाव लड़ेगा और कोई बड़ा दल बीजेपी को छोड़कर अगर उनके साथ आता है तो उसके साथ भी अलायंस कर सकते हैं। तो वो अपनी लाइन लेंथ तय कर चुके हैं। यहाँ से वो वापस बीजेपी के फ्लैग में जाने की कोई संभावना उनकी दिखती नहीं है। और जैसे ही ये खबरें आई वैसे ही उन्होंने ट्वीट करके इसको खारिज कर दिया कि इस तरह की एक्सप्लेन न लगाई जाए। जी ठीक है। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।